बेसिक से क्लियर करे हैं। जिन्होंने चीजों को रटा है, हवा में पढ़ा है, उन्हें समझ नहीं आएगी ये बात उन्हें ही समझ में आएगी जिन्होंने अपने बेसिक्स क्लियर किए हैं। अगर मैं द रिपोर्ट को सब्जेक्ट बनाऊं, सब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन होता है, एक ये नाउन है सब्जेक्ट, एक नहीं है, या तो सेंटेंस सी से शुरू होगा या डी से शुरू होगा, या तो ये मेरा यहां से शुरू होगा या इससे शुरू होगा। अगर मैंने रिपोर्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता, ये पैसिव वॉइस जाएगा, लेकिन सेंटेंस में तो डायरेक्ट V2 है, इसका मतलब मैं इसे सब्जेक्ट नहीं बना सकता, इसे मैं सब्जेक्ट नहीं बना सकता हूं। इसका मतलब सेंटेंस डी से शुरू होगा, द मैनेजर ऑप्शन डी, आस्क्ड हिम ऑप्शन बी, टू सबमिट, टू के बाद V1 और द रिपोर्ट, इसका मतलब ए के बाद सी जाएगा, DBAC DBAC। अब आप देखो सारी चीजें समझे, द मैनेजर सब्जेक्ट, आस्क्ड हिम वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट, टू के बाद V1 और फिर उसका ऑब्जेक्ट। टू सबमिट, क्या सबमिट करोगे, आप बोलोगे सबमिट करेंगे रिपोर्ट को, तो टू सबमिट के बाद द रिपोर्ट आएगा, ए के बाद सी आएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एडिक्विटी ने इसका आंसर कुछ और माना है। अब आप बोलो सर आप इतना जोर इस बात पे क्यों दे रहे थे, मैं इसलिए दे रहा था, एडिक्विटी ने इसका आंसर ये माना ही नहीं है, और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यही होगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यही होगा। एडिक्विटी ने जो इसका आंसर माना है, द मैनेजर आस्क, मतलब डी सी, हाँ, द मैनेजर द रिपोर्ट, ये माना है, शायद ये माना है। ठीक है, ओके, समझे, आगे बढ़ जाता हूं। आपको एक ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर है, बताओ मेरे भाई। हिज परफॉर्मेंस की स्पेलिंग ठीक है, इन द प्ले वॉज जस्ट मेडियोकर, औसत दर्जे की थी, MEDIOCRE, बिल्कुल स्पेलिंग ठीक है। सी सब्जेक्ट पेड द ट्यूशन, TUITIUN, बिल्कुल ठीक है। फी बिफोर द सेमेस्टर बिगन, बिल्कुल ठीक है, सेमेस्टर की स्पेलिंग ठीक है। दे एंजॉयड अ पीसफुल इवनिंग बाय द लेक, इसमें तो बहुत बेसिक वर्ड थे, सब ठीक है। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज ट्रेमेंडस, TRA नहीं होगा, TRE होगा, TREMENDOUS, शानदार। जो व्यू था माउंटेन के टॉप से, जो व्यू था वो बहुत शानदार था, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। आपको मिस स्पेल्ट वर्ड इसमें बताना है, बताओ। एस्थेटिक हो जाएगा, एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्यता से संबंधित होता है, कोर्शन का मतलब हो जाता है किसी को मजबूर करना, किसी को फोर्स करना, फोर्स, और ये ब्यूटी से रिलेटेड है, ब्यूटी, एस्थेटिक, एस जैसी थी टिक कर दो, और इरिडिसेंस हो जाएगा, ये प्रदीपन के लिए, चमक के लिए आता है, और ब्यूरोक्रेसी होता है लाल फीताशाही, BUREAUCRACY, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, गलत है, IRIDESCENT होता है, IRIDESCENT होता है, CENT होता है, बताओ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं। ये क्वेश्चन मैं ला नहीं रहा था, लेकिन मैंने देखा सेम इसी रूल से 3 क्वेश्चन सेम, इसी रूल से सेम अलग अलग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। द टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर along with his assistants have submitted the final report to the board before the deadline last week। क्या आंसर होगा, आप बोलोगे द टीचर, कितने अध्यापक है जी, एक अध्यापक की बात हुई है। कितने आदमी थे, आप बोलोगे जी एक सरदार, सिंगुलर है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले नाउन के लिए आती है, हेड के बाद V3 आती है, और ये कंडक्टेड द वर्कशॉप उसका ऑब्जेक्ट है। अंग्रेज मत बनना, अर्लियर पहले, अर्लियर मतलब पहले सेंटेंस पास्ट में बनना चाहिए, एक ऐसा टाइम डिनोटिंग वर्ड है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। अर्लियर मतलब पहले, मतलब एक्शन पहले हुआ है। अलोंग विद क्या है, प्रेपोजिशन है। हिज असिस्टेंट उसका ऑब्जेक्ट है, और हैव क्या है, वर्ब है। सबमिट कितने किया, किसने सबमिट किया, आप बोलोगे टीचर ने करा। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, आपको कोई ऐतराज है, द टीचर हैज अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स, अगर मैं यहां पर हैव लिखूं तो आप में से कोई भी बता देता कि सर जी द टीचर सब्जेक्ट है, अलोंग विद प्रेपो है, हिज असिस्टेंट उसका ऑब्जेक्ट है, दुल्हन दूल्हा राजा के अकॉर्डिंग जाएगी, टीचर के अकॉर्डिंग हैज आएगा। तो भाई कॉमन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां है, उसकी वर्ब वहां बिठा रखी है, उसकी वर्ब यहां बिठा रखी है, हैव नहीं हैज आएगा, क्योंकि एक्शन सबमिट किसने किया था, टीचर ने तो किया था। जिसने एक वर्कशॉप पहले ली थी, उस टीचर ने ही अपने असिस्टेंट्स के साथ एक रिपोर्ट को सबमिट किया, किसने सबमिट किया, टीचर ने। सब्जेक्ट द टीचर, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें एक एरर है। अब बताओ, ये ग्रामर के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ना ढंग के क्वेश्चन समझते हो, ढंग के मतलब अच्छे क्वेश्चन ढूंढे, तो ग्रामर में ये मेरे को अच्छे क्वेश्चन मिले। अब ये अच्छा क्वेश्चन है तो आप समझ लो नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होगा। नॉर्मल क्वेश्चन इधर और में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, अलोंग विद के साथ कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, कुछ मतलब इतने बेसिक बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन पूछे हैं भाई, मुझे तो ग्रामर नहीं लगी, मुझे ग्रामर ढंग की नहीं लगी, है ना। मैं वोकैब को नहीं बोल रहा, ना मैं कॉम्प्रीहेंशन को बोल रहा हूँ, वोकैब कॉम्प्रीहेंशन का लेवल ठीक है, मैं ग्रामर के लेवल की बात कर रहा हूँ। ग्रामर का लेवल TCS से भी गिरा है बहुत, बेकार में टीचर आपको डरा रहे हैं, आपको ग्रामर के लिए नहीं डरना है। इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अपॉर्चुनेट टाइम के बाद बिल्कुल सही समय है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अगर इस टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, अपॉर्चुनेट टाइम के साथ अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाए तो मेरे भाई V2 आता है, स्टार्टेड आता है। इसके साथ 3 केस बनते हैं,
इट्स टाइम के साथ 3 केस बन सकते हैं। पहला केस, अगर सब्जेक्ट दे दिया इसके बाद तो V2 आता है, अगर इसके बाद 2 दे दिया तो 2 के बाद V1 आती है, अगर इसके बाद कोई नाउन दे दी तो मेरे भाई फिर क्या आता है, सॉरी प्रेपो दे दिया फॉर तो नाउन आती है, और दे दिया तो नाउन आती है। 3 ही केस बनते हैं, चौथा केस नहीं बनता है। तो इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड होगा सही आंसर, बिल्कुल सही समय है। अब कहीं देर ना हो जाए, तुम्हें सीरियस स्टडी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हम इसको बाद में करेंगे, है ना, हम इसको बाद में करेंगे। अब आपको विलिफाई का क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। मैंने बोला क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा अच्छा लिया है, तो ऐसा नहीं है सारी वोकैब ऐसी ही पूछी गई है, बहुत इजी वोकैब भी पूछी गई है। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ विलिफाई। विलिफाई का मतलब होता है किसी को अब्यूज करना। अब तो मैंने आपको हिंट दे दिया। मलिन मतलब किसी, ये नेगेटिव बैड के लिए आता है। स्लर मतलब किसी की बेइज्जती करना है, किसी को किसी के डिफेम करना है, किसी को आपका कंडम करना है। COMMEND जो कमांड है ये सही आंसर, इसका मतलब किसी को प्रेज करना। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका तरीका ठीक है करने का, ये क्वेश्चन ना आते हुए भी आप इस क्वेश्चन को निकाल ले जाते, क्योंकि स्लर और डिफेम और मलिन तो एक प्रकार से एक दूसरे के साइनो बनते हैं, इनडायरेक्टली एक दूसरे के साइनो बनते हैं। ये क्या बनते हैं, साइनो बनते हैं। तो मेरे भाई अगर इसका आंसर ये होगा तो ये भी हो सकता है, फिर तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब तीनों तो आंसर नहीं है, क्योंकि अगर ये हुआ तो ये भी हो सकता है, ये हुआ तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब अगर ये तीनों नहीं है तो ये आंसर है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रिजेलिएंट का आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। रिजेलिएंट का एंटोनिम साइड हो जाता हूं, टफ है और बोयंट है, फ्रेजाइल है, फ्लेक्सिबल है। बताओ मेरे भाई। नहीं, ये बेमतलब का डर आपके अंदर बिठाया गया है, बेमतलब का डर है। और क्योंकि देखो, पता है टीचर्स काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो आप क्यों दोबारा से बैच लोगे, क्यों दोबारा से बैच लोगे, सिर्फ नए स्टूडेंट से बैच लेंगे। तो अब ये डर आपके अंदर बिठाया गया कि भाई अब TCS लेवल पढ़ाया जाएगा, TCS ने पैटर्न चेंज कर दिया, लेवल चेंज कर दिया, तो आप लोग दोबारा बैचेस खरीदो। और कोई टीचर नहीं बोलेगा इस बात को, दोबारा बैचेस खरीदो। ये डर आपके अंदर डाला जा रहा है कि आप जिन्होंने एक बार किसी टीचर से पढ़ लिया है, दोबारा बैचेस वो खरीदे उनसे, इसलिए आपके अंदर ये डर डाला जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग लेवल नॉर्मल है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिजेलिएंट का मतलब हो जाता है कोई व्यक्ति है जो बहुत फ्लेक्सिबल है, लचीला टाइप है। बोयेंट का मतलब हो जाता है आप किसी चीज में बड़े हैप्पी हो। जब बुआ आंट आती है तो हम बड़े खुश होते थे क्योंकि बुआ आंट पैसे देके जाएगी। फ्रेजाइल कमजोर हो जाता है, फ्लेक्सिबल तो साइनोनिम से टफ एंटर जाएगा, एंटो पूछा है ना, टफ जाएगा, एंटो पूछा गया है, ठीक है। नहीं भाई एंटो पूछा है, क्या पूछा है, एंटो पूछा है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, यूपीएससी थोड़ी ना निकालनी है। व्हाट डज द इडियम स्टील समवन्स थंडर मीन। स्टील समवन्स थंडर मीन, स्टील समवन्स थंडर का क्या मतलब होता है, बता। किसी का मजाक उड़ाना, किसी का उनके काम का क्रेडिट ले लेना, बिल्कुल यही होता है। आपने चुरा लिया है किसी का थंडर, किसी का रोमांच, किसी का हीरोइक काम को आपने चुरा के अपना बता दिया है, तो वही तो किसी और का क्रेडिट लेना, किसी का क्रेडिट लेना हो जाएगा। आपको कंपाउंड का बेस्ट मीनिंग बताना है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन क्वेश्चन पहले से भी इजी है, क्वेश्चन पहले से भी इजी, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अब मैं आपको तरीका समझा देता हूं। व्हाट इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ कंपाउंड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कंपाउंड का सबसे अच्छा मीनिंग क्या है। कंपाउंड का मीनिंग डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता। मिक्स डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड का मीनिंग हो सकता है, कंपाउंड मतलब मिश्रण होता है, मिक्स डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है। कंपाउंड मतलब एक्यूमुलेट, चीजों को मिलाना भी हो सकता है, चीजों को आप इकट्ठा कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। और रिमेन कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। अब आपको देखना है कंपाउंड का मीनिंग क्या है, बताओ। चेंजेस दैट सीम स्मॉल, बदलाव जो लगते हैं आपको छोटे, एंड अनइंपॉर्टेंट, ऐसे बदलाव जो आपको बहुत छोटे और इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में। बहुत छोटे बदलाव हैं जो आपको बहुत ही छोटे, ऐसे बदलाव जो आपको बहुत छोटे लगते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं स्टार्टिंग में, विल कंपाउंड इनटू रिमार्केबल रिजल्ट, उन्हीं से रिमार्केबल रिजल्ट आते हैं। एटॉमिक हैबिट आपने बुक पढ़ी है, एडॉम करके एक राइटर है, उनकी एक बुक है, बेस्ट सेलर है एटॉमिक हैबिट। इसमें उन्होंने बताया है बदलाव हमेशा बहुत छोटे छोटे चेंजेस से ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। रिमार्केबल रिजल्ट इफ यू आर विलिंग टू स्टिक विद देम फॉर ईयर्स, अगर सालों साल आप उनसे, आपने छोटा सा बदलाव किया कि मुझे सुबह उठ के 5 मिनट योगा करना है, मुझे सुबह उठ के मात्र 500 मीटर चलना है, मुझे सुबह उठ के कोई एक किताब का, अच्छी बुक का, कोई मोटिवेशनल बुक है, कोई साइकोलॉजी की बुक है, फिलॉसफी की बुक है, एक पेज पढ़ना है, तो मात्र 15-20 मिनट का आपका टास्क है, छोटा सा बदलाव है। लेकिन अगर आप इसे सालों तक कंटिन्यू करते हो, आपको बहुत बड़े